नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अगेन अद्वैत एजुकेशन में। और आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं महाजनपदों के बारे में। महाजनपद क्या थे, कैसे इसका विस्तार होता है, भारत में कितने महाजनपद थे और कौन कौन से महाजनपद उस समय शक्तिशाली थे, और अंतिम में मगध कैसे एक बड़े महाजनपद के रूप में या फिर यूं कहें कि मगध साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ, डेवलप हुआ। आज इसकी पूरी कहानी आज बताने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो वैदिक पीरियड के बाद, या यूं कहें कि जब वैदिक पीरियड अपने हाशिए पर था, जब वो खत्म हो रहा था, उस दौरान कुछ नई सिविलाइजेशन जो है, एक नई सभ्यता का जो उदय होता है, और ये कहलाता है महाजनपद। आप सभी ने पढ़ा है कि भारत में पहला नगरीकरण है ना, पहला जो आपका नगरों का जो साक्ष्य है, पहला जो सिविलाइजेशन जिसकी हमने यहाँ पर बात करी थी, तो पहला नगरीकरण के जो प्रमाण है वो कहाँ पर पढ़ा था? आप लोगों ने हड़प्पा पे पढ़ा था। अगर प्रश्न यह आए भारत में द्वितीय नगरीकरण, याद रखना है ना, सेकंड आपका जो अर्बनाइजेशन की जो शुरुआत हुई थी, एक जो सिविलाइजेशन जो आया था, तो सेकंड अर्बनाइजेशन यानी कि द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत इन महाजनपदों से होती है। लगभग 600 बीसी के आसपास जो है इंडिया में शुरुआत होता है। इसके जो पैर पसरते हैं वो लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास होता है। ये वो दौर था, ये वही समय था जहां पर आपने भारत में, या यूं कहें कि उस समय के भारत, क्योंकि उस समय अफगानिस्तान, आपका पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, ये वो सब लगभग एक ही हिस्सा था। मतलब उसको हम संपूर्ण भारत के रूप में हम जानते थे। तो उस दौरान जो है विशेष रूप से हमारी जो वर्तमान भारत की हम यहाँ पे बात करते हैं, भारत में कुछ सामाजिक और धार्मिक सुधार भी हुए। सामाजिक तो थोड़े कम थे, धार्मिक सुधार हुए। मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया है हिस्ट्री, जब हम इंट्रोडक्शन मैंने वहाँ पर जब बताया था, तो धार्मिक सुधार यानी कि आपके रिलीजियस रिफॉर्म आपको तीनों ही स्टेजेस में आपको देखने को मिलेंगे। प्राचीन धार्मिक सुधार आंदोलन जो होते हैं, यानी कि एंशियंट आपके जो रिलीजियस रिफॉर्म है, ये अब जैनिज्म और बौद्धिज्म देखेंगे यहाँ पर। मध्यकाल में विशेष रूप से हम सूफी और आपका जो क्या बोलते हैं, भक्ति आंदोलन है, यानी कि सूफी और भक्ति मूवमेंट है, हम उसकी बात करते हैं। और जो आधुनिक काल है वहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर वहाँ पर आएंगे। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, एम जी रेनाडे, महात्मा गांधी, ऐसे बहुत सारे लोग, बी आर अम्बेडकर। तो ये सारे के सारे जो है मॉडर्न सोशल रिफॉर्मर्स हैं। तो इनके बारे में भी आपको वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो सोशल रिफॉर्म या रिलीजियस रिफॉर्म या यूं कहें समाज धर्म सुधार आंदोलन, तीनों ही स्टेजेस में हुआ था। तो उस दौरान भी ये सारे आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे, उस दौरान के मूवमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसी के लगभग समकालीन था, एग्जैक्टली वहां पर नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा कुछ 500 600 बीसीस के आसपास की कहानी थी। खैर, तब तात्कालीन महाजनपद हैं वो 16 होते थे। सर ये महाजनपद ये है क्या चीज, पहले ये तो बता दो। चलिए उसको तो हम डील कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप यहां पे समझिएगा, पद या जनपद, क्या बोला गया? एक सेकंड ना, भाई पूरा कैंसिल ना हो जाना। चलिए, तो तीन वर्ड यहां पर, महा है और जन है और पद है। ठीक है, आइए, जन कुछ नहीं है, जो जनता है, उन लोगों का एक समूह है, उनकी एक सभा है, उसको हमने क्या कहा? जन कहा। सिंपल साधारण सी भाषा में, जैसे एक गांव हो सकता था, एक तहसील स्तर तक हो सकता था, इसको आपने जन कहा। ठीक है, जनता का एक समूह जन कहा। इसके बाद थोड़ा सा जो बड़ा रूप लिया, जैसे एक जिले का रूप ले लिया, तो उसको जनपद कहा जाने लगा। आज भी आप उत्तर या फिर बिहार जैसे राज्यों में जाके देखें, उत्तर प्रदेश, बिहार या नॉर्थ वाली स्टेट्स में आप जाके देखना, आज भी वहां पर जिला को जनपद कहा जाता है। डोंट गेट कंफ्यूज कि हमारे यहाँ जनपद पंचायत, जिला पंचायत ये अलग है। क्योंकि जनरली जब ऐसा पढ़ाता हूँ, जब ऐसा बोलते हो तो बच्चे कहते हैं अरे सर कैसे पढ़ा रहे हो, हमारे यहाँ तो जनपद तहसीलों को कहा जाता है, जिला जिला स्तर पर होता है। भाई जनपद तहसील को नहीं कहा जाता, उनके समकक्ष हो सकता है हमारे यहाँ इन छत्तीसगढ़, लेकिन सामान्यतः आज भी आप जाके देखना वहां पर जिला को जनपद ही कहा जाता है। याद रखना, जैसे कई बार क्वेश्चन भी आए, भारत का सबसे बड़ा जनपद क्या है करके, तो कौन सा है सबसे बड़ा जनपद? लेह को लिया जाता है एरिया वाइज। याद रखना, किसको लेते हैं हम लोग? लेह को। सो दिमाग में ये बिठा लेना, जनपद पंचायत वो अलग है और सिर्फ जनपद वो अलग है। तो वर्तमान में है ना यूपी, इसीलिए मैंने कहा उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में इसको जिले का जो है दर्जा दिया जाता है। ये यूं कहे, जिलों को आजकल जनपद भी कहते हैं। इसमें महा ऐड कर दो, यानी कि अब जिलों का एक समूह। तो जिलों का एक समूह का मतलब क्या हो जाएगा? यह एक राष्ट्र, या फिर यूं कहें, उस समय तो देखो राष्ट्र तो अलग अलग होते थे, तो अभी क्या है वर्तमान में? राज्य हैं। समझ आ रहे हैं? उस समय तो भाई ऐसा यूनाइटेड कोई ऐसा नियम था नहीं, मतलब ऐसा नहीं था ना कि जैसे अवंती का शासक है,
तो फिर अवंती का जो शासक बोलेगा वही मगध में चलेगा, या मगध का जो शासक बोलेगा वही मथुरा में सूरसेन में चलेगा, या जो यहाँ पर बोलेगा वही गांधार में। ऐसा तो कोई नियम नहीं था। अभी वर्तमान में नियम है ना, कोई भी नीति कोई भी नियम पूरे देश में एक साथ लागू होती है, तो पूरा देश का एक कंसेप्ट है। तो देश उस समय था नहीं, तो आप उस समय उसी को देश बोलिए, उसी को, क्योंकि देखना कई दफा आप लोगों ने ये भी सुना होगा, जैसे हमारे पुराने जो या बुजुर्ग लोग हैं जो बोलते हैं ना, ये वो परदेसिया है करके, या कई बार आपने सुना होगा यूपी बिहार के लोगों को भी परदेसिया कहा जाता है। ठीक है, डोंट टेक इन अदर वे, जस्ट इन केस बता रहा हूँ, यूपी बिहार मतलब कोई भी दूसरे स्टेट के लोगों को जनरली परदेसिया बोलते हैं। तो होना क्या चाहिए था, परदेसिया का मतलब क्या होना चाहिए था कि जो दूसरे देश से आए। तो देश का कंसेप्ट तो बाद में आया ना भाई, जब आजाद हुए हम एंड ऑल, बहुत सारी चीजें हुई, इंडिपेंडेंट नेशंस बने, तब देश का कंसेप्ट आया। अदरवाइज देश का मतलब ही क्या होता था, जहां पे पूरी इनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य जो चीजें हैं वो हमसे बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, तो देश का या राज्य का कंसेप्ट होता था। ठीक, सेम उसी प्रकार से तो एक अलग अलग जिलों के समूह से बना एक बहुत बड़ा क्षेत्र, एक बहुत बड़ा आपका टेरिटरी, जिसको क्या कहा जाने लगा, महाजनपद कहा जाने लगा। इसका ये मतलब था सर कि बहुत सारे छोटे जनपद भी एग्जिस्ट करते थे, और इनको मिलाकर फिर एक जो बड़ा टेरिटरी, एक बड़ा एरिया बना, इसको हमने क्या बोला, महाजनपद। यानी वर्तमान में यदि मैं तुलना करूं तो इसको मैं राज्य के साथ तुलना कर सकता हूं। वर्तमान में हमारे पास जो स्टेट्स हैं, हमारे पास जो राज्य हैं, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, इसको आप इन शॉर्ट महाजनपदों के रूप में आप समझ सकते हैं। ठीक है, केवल तुलनात्मक रूप से, लिखना नहीं है या लेना नहीं है, केवल समझाने के लिए चीज को कहा गया है। इज दैट क्लियर? चलो, अब यहां से हम आगे कहानी में आगे बढ़ाते हैं। तो सर ये आई थिंक आप ये समझ गए कि महाजनपद है क्या। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल नंबर्स यहां पर आपको देखने को मिलेगा 16। कुल संख्या कितनी यहां पर, 16 है। ठीक है, उस समय की हम यहां पर बात कर रहे हैं। अब 16 महाजनपदों को पूरे ट्रैक के साथ हम याद रखेंगे, कहां पे वर्तमान लोकेशन है वो भी याद रखेंगे, साथ ही साथ उनके राजधानियों को भी याद रखना है। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं, जो भी समझिए सजेशंस देता हूं, ऐसी चीजें जो फिक्स हैं, ऐसी चीजें जो बिल्कुल निश्चित हैं, जो कभी चेंज नहीं होगी, उसको आप हमेशा याद रखिए। जैसे उदाहरण के तौर पे पॉलिटी में जितने भी आपके संविधान के अनुच्छेद हैं, आप उसको याद रखें। ठीक है, जितने आर्टिकल है, जितने अनुच्छेद है, आप उसको याद रखें। शेड्यूल तो वैसे भी इतने कम है, उसको वैसे ही याद रखना है। ठीक, संविधान संशोधन है, ये भी फिक्स है। देखो ऑब्वियस सी बात है कि आने वाले समय में बढ़ेंगे, लेकिन कितना ही बढ़ जाएगा, तो जो है आप उतने को याद रखो। तो जो चीजें आपको लगेगा सर इतनी इतनी सारी, सर 200 250 300 इतना नंबर ना हो पाएगा, वो ऐसी लगता है। आप एक टारगेट लेके चलेंगे ना तो वो हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करता हूं, हमेशा ज्योग्राफी में नेशनल पार्क है, मोर देन 100 है, 107 याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्टोरिकल इवेंट्स जो होते हैं, जैसे कि 16 महाजनपद है, ये फिक्स है, चेंज नहीं होंगे। 16 संस्कार है, ये फिक्स है, चेंज नहीं होंगे। ठीक है, कुछ राजाओं का जो क्रम है, यानी कि वंशानुगत जो उनका क्रम होता है, वो राजाओं के बारे में आपको याद रखना है, वो कभी चेंज नहीं होंगे। मतलब जो रेयरली पूछे जाते हैं, जैसे आप लोग जब मौर्य पढ़ोगे है ना, तो बहुत कम बच्चों को मौर्य के पूरे 10 शासकों के बारे में पता होता है। दे डोंट नो अबाउट दैट, मतलब उनको बस तीन ही चार, चार भी बहुत कम, तीन ही के नाम पता होता है, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बाद बिंदुसार, देन अशोक। अशोक के बाद कौन है, कोई मतलब नहीं, कौन दशरथ था, कौन संप्रीति था। ठीक है ना, इसके अलावा जो सबसे आखिरी वाला बृहदत्त, उसको याद रख लेते हैं। बीच के कोई शासकों की पूछता नहीं, जबकि क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन मौर्य वंश के शासक हैं, तो वो सारी चीजें आपको याद रखनी है जो बिल्कुल फिक्स्ड हैं। ठीक, खैर, तो आइए मैं यहां पर आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखेंगे कि इसका जो उल्लेख है, यानी कि इनके बारे में जो वर्णन कहां से मिला। यार देखो, ये हिस्टोरिकल इवेंट है, आज से कितने वर्ष पुरानी है, अभी हम 2025 में चल रहे हैं, 2025 में 500 और ऐड कर दो आप, तो यार इतना पुराना 2500 वर्ष पुरानी सभ्यता या 2500 वर्ष पुरानी जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं तो मिली होंगी। तो हमको बौद्ध और जैन ग्रंथों से देखने को मिलती है। अब यही इसका एविडेंस भी है। जैन और बौद्ध ही क्यों सर, वैदिक वगैरह में तो उतना उल्लेख मिलता नहीं है लोगों का, तो जैन और बौद्ध में ही क्यों मिल रहा है, जैन और बौद्ध में इसलिए मिल रहा है क्योंकि जैन और बौद्ध इसके समकालीन थे। स्टार्टिंग मैंने बता दिया था कि ये कॉन्टेम्पररी थे, तो कई बार उन चीजों को ऐसे भी अपने को याद रखना है। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा कॉन्टेम्पररी हो, हमेशा समकालीन हो तो मिलेगा, लेकिन संभावनाएं अधिक होती हैं। तो जैन ग्रंथ था और बौद्ध ग्रंथ था। बौद्ध ग्रंथ में एक हम पढ़े हैं अंगुत्तर निकाय। कौन सा निकाय, अंगुत्तर निकाय। अच्छा, अभी जैनिज्म और बौद्धिज्म अभी पढ़ाया नहीं हूं, जब मैं जैनिज्म और बौद्धिज्म पढ़ाऊंगा तो उस समय बताऊंगा कि अंगुत्तर निकाय भी किसका एक पार्ट है। त्रिपिटक हम पढ़ते हैं, उस त्रिपिटक में सुत्त पिटक है, तो सुत्त पिटक में 5 अलग अलग निकाय होते हैं, जैसे अंगुत्तर निकाय, आपका दिग्घ निकाय, मंझिम निकाय, है ना, तो वो सब 5 अलग अलग निकाय में से एक निकाय है, कौन सा, अंगुत्तर निकाय। ये आपका त्रिपिटक का एक पार्ट है। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं तो महावस्तु, ये भी एक बौद्धिज्म, बुद्ध से संबंधित है। इसके अलावा एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। ठीक है, तो इन तीनों से इन महाजनपदों के बारे में, 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिली है। मैंने ये भी बताया था
कि सर कोई भी एक एविडेंस को पर्याप्त नहीं माना जाता। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अंगुत्तर निकाय में किसी एक महाजनपद के बारे में बात कर दिया गया, फिर क्या बोलते हैं भगवती सूत्र में किसी दूसरे के बारे में बात कर दिया, अगर अलग अलग मिलता, सब में अलग अलग एविडेंसेस मिलते, तो लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको कंक्लूड नहीं कर पाते। जनरल इतिहास ही ऐसा होता है, इतिहास लेखन ही ऐसा होता है, जब मोर देन वन आपके एविडेंसेस मिलने चाहिए और सबके सब मैच होने चाहिए। डॉट्स जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक उसको प्रॉपर एविडेंस नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये सारी जो आपके एविडेंसेस प्रमाण मिले वो तीनों ही अलग अलग ग्रंथों से आपको प्राप्त हुए हैं। अब 16 महाजनपद अभी पढ़ेंगे, जिनमें से 4 सबसे ज्यादा पावरफुल थे। कौन कौन था? एक तो मगध ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा, कौशल, वत्स और अवंती। अब इसको याद रखने का तरीका बताता हूं। 16 महाजनपद तो हम करेंगे, लेकिन 4 पावरफुल कैसे थे? तो देखो 4 पावरफुल में मगध को तुमको वैसे याद रखना है, मगध को तुमको बाय डिफॉल्ट याद रखना है। क्यों? क्योंकि मगध ही तो सबसे बड़ा शासन बनता है, मगध ही सबसे बड़ा एम्पायर बनेगा, आगे चल के सबसे बड़ा साम्राज्य बनेगा। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करते हैं कौशल। अब देखो यार, कौशल और वत्स नाम कैसे समझना? कौशल, तो कौशल का संबंध क्या है? कौशल्या, और कौशल यानी कि राम जी का क्षेत्र, तो ऑब्वियसली राम जी पावरफुल होंगे कि होंगे? होंगे ना। कौशल्या माता और कौशल क्षेत्र राम जी से संबंधित, तो आप बताना भाई राम जी डेफिनेटली होने वाले। राम जी जब पावरफुल होंगे तो राम के वत्स भी पावरफुल होने। राम के वत्स कौन है? राम के वत्स या तो हनुमान जी को समझ लीजिए, या तो आप खुद समझ लो कि भाई हम राम की भक्ति करते हैं, हम राम के वत्स हैं, तो राम के वत्स भी होंगे। ठीक है ना। इसके अलावा आपको अवंती याद रखना है। अवंती यानी कि ये होता है उज्जैन। ठीक है, और उज्जैन में कौन बैठते हैं? महाकाल बैठते हैं। उज्जैन में कौन है? हमारे महाकाल हैं, तो महाकाल भी तो पावरफुल है ना। तो बस ऐसे आप कुछ ट्रिक से, आप लोग ट्रिक मतलब कुछ दिमाग लगा के आप, हाँ ये 4 हैं सर, कौन कौन से? तो क्या बता दिया, सबसे पहले मगध जो होने ही वाला है, मगध के बाद कौशल, कौशल के बाद आपका वत्स, और वत्स के बाद है अवंती। ये 4 क्या थे उस समय? सबसे ज्यादा पावरफुल थे। अब हम समझते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आएंगे, और जब आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे से मतलब जैसे 16 महाजनपदों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, राजधानियां याद रख ली, सब याद रख लिया, अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे फंस जाते हैं। तो अपने को फंसना नहीं है। अब आगे देखते हैं, वज्जी और मल्ल जो है, यहां पर कौन सी व्यवस्था थी? गणतंत्रात्मक, यानी कि यहां पर भाई प्रॉपर डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगा। कहां पर? वज्जी और किसमें? मल्ल में। वज्जी और मल्ल में आपको प्रॉपर डेमोक्रेसी यानी कि रिपब्लिकन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, अभी की डेमोक्रेसी से थोड़ा डिफरेंट था, उसको रिपब्लिकन बोलना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, वज्जी और मल्ल। अब इसको कैसे याद रखना, ध्यान से समझिएगा। गणतंत्रात्मक का मतलब होता है जहां पर पब्लिक अपना नेता खुद चुनती है, इसीलिए लोकतंत्र जैसा ही इसको कहा गया है ना। जहां पर क्या होती है? पब्लिक, जनता अपना नेता क्या करती? स्वयं चुनती। बाकी जगह कहीं ना कहीं क्या हो रहा था? या तो वंशानुगत था, या तो कुछ और दूसरे तरीके होते थे। ठीक है, यहां पर जो था, वज्जी की हम बात करते हैं और मल्ल की बात करते हैं, इसमें डायरेक्टली जनता ने चुना। सर कैसे याद रखना? देखो वज्जी, तो यहां पर क्या दिख रहा है? ज जो है 2 बार आया है, वज्जी। और मल्ल में भी देखना, ल जो है वो 2 बार आया है। तो जहां पर डबल है, ड्यूअल, जैसे अभी भी हमारे यहाँ क्या 2 सदन होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे वहां पे नहीं था। लोकसभा राज्यसभा जैसे चीजें नहीं थी, बट अपने दिमाग में याद रखने, उसके लिए याद रख लेना, बस दैट्स इट। ठीक है, बाकी जगह वैसे नहीं लगा, मगध, कौशल, वत्स, अवंती। ये देखो यहां पर भी आधा था, लेकिन ये स है, अवंती है। बट यहां पर कहानी क्या है? ल है और ल है, ज है और ज है। तो ऐसा खेल सिर्फ इन दोनों के साथ है। तो जहां पर इन दोनों के साथ है वहीं पर क्या है? जहां पर ड्यूअल है, जहां पर दोहरा है, वहीं पर क्या होगा आपका? वहीं पर आपकी गणतंत्रात्मक व्यवस्था होगी, रिपब्लिकन सिस्टम होगा। बस कुछ चीजें ऐसी अपने को याद रखनी है। ठीक, ओके। इसके अलावा लिच्छवी को, अब लिच्छवी जो है ये महाजनपद नहीं है। लिच्छवी आपने अभी पढ़ेंगे, जब हम आपको महावीर स्वामी एंड ऑल इन सब के बारे में जब पढ़ाएंगे, बुद्धिज्म जैनिज्म जब हम वहां पर पढ़ेंगे, तब लिच्छवी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बस याद रखना, एक छोटा सा एरिया, छोटा सा टेरिटरी था। तो लिच्छवी जो है ये दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है, याद रखना। ठीक है, लिच्छवी को क्या कहते हैं? पूरे दुनिया का पहला गणतंत्र। क्योंकि लिच्छवी के बारे में अभी और भी पढ़ेंगे, जब हम लोग मगध पढ़ेंगे वहां पर भी आपको पढ़ाएंगे कि लिच्छवी पर किसने आक्रमण किया, कौन जो है लिच्छवी से आई थी किसी की वाइफ बनके, तो उसकी सारी कहानी आगे आपको देखने को मिले। सो यू कैन जस्ट एज्यूम कि लिच्छवी एक छोटा सा जिला वगैरह के पार्ट में था, उस समय महाजनपद नहीं था, ये आप समझिए। ठीक, चलो आगे देखते हैं। तो ये बेसिक चीजें थी जो आपको महाजनपदों से संबंधित पता होनी चाहिए। अब यहां पर हम मैपिंग देख लेते हैं। ठीक, मैपिंग से आपको ये चीजें याद रखनी है। ये इंग्लिश में आपको यहां पर मिल जाएगा, इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों के लिए, और हिंदी पढ़ने वाले बच्चों के लिए हिंदी में यहां पर दे रखा है। ठीक है, चलिए, तो आपको जो मैपिंग देखनी, जिसमें देखनी, स्क्रीनशॉट लेना है, जो करना है आप कर लीजिए। तो मैं क्या सोच रहा हूं, पहले ना आप लोगों को पढ़ा देता हूं, उसके बारे में बता देता हूं, देन लास्ट में मैपिंग होगा, क्योंकि मेरा तरीका यही, ताकि आप पहले एक बार देख लें, गो थ्रू कर लें। ठीक है, एक बार यहां पर भी देख लें, गो थ्रू कर लें। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी विशेषताओं को हम देख लेते हैं।
विशेषताओं को देखेंगे, देन यहाँ पे रिवाइज के रूप में हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक, आइए तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं। ठीक, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अब बोले सर इंग्लिश देख के इतना डरना नहीं भाई। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, यहाँ के छत्तीसगढ़ के जो बच्चे रहते हैं 70-80% बच्चे कोई भी वर्ड इंग्लिश में देखे तुरंत भाग जाएंगे, या तुरंत स्किप, या तुरंत ऐसा लगता है रे 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 हो गया, हमसे ना हो पाएगा, और इसलिए उनका पेपर भी नहीं निकलता और न कभी निकलेगा। व्यापम में तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, व्यापम में तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। और ऐसे स्पेशल सब्जेक्ट जिसमें इंग्लिश पूछा गया वहां तो भूल ही जाओ। हाँ, जहां इंग्लिश नहीं पूछा है वहां पे संभावना है, वहां पे चांसेस है, बट इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट कहीं पर पूछा गया है तो भूल जाओ भाई, फिर तुम देना ही मत, खत्म करो, दूसरे लोग के लिए छोड़ दो। क्यों क्यों टाइम वेस्ट करना है कि नहीं। और पीएससी में भी चांसेस कम है, क्योंकि आप देखना मेंस जब आप दोगे तो वहां पर तो लैंग्वेज रहेगा ही, और तुम मतलब एक बच्चे से लिटरली मैं बता रहा हूँ, उसका हर बार 10 नंबर 12 नंबर 15 नंबर से चूकता था, और मैंने उसको पूछा तो बोलते सर मैं इंग्लिश पढ़ता ही नहीं। बोलो क्यों, छूते नहीं? नहीं सर छूता ही नहीं, लिखते ही नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं होता? अरे ऐसे कैसे नहीं होगा यार, करना पड़ता है। एक दिन नहीं होगा, एक हफ्ते नहीं होगा, एक महीने नहीं होगा, एक साल में तो होगा भाई, करना पड़ेगा। प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे करोगे तो होगा। हमारे चैनल पे आप जो बच्चे जुड़े हैं उनको पता है, नहीं पता तो आप जाके देख सकते हैं। शाश्वत सर है, बहुत अच्छे इंग्लिश पढ़ाते हैं, आप उसके साथ जाके देखिए। ठीक है, जिन्होंने कोर्स परचेस कर लिया अच्छी बात है, नहीं किए हो तो आप जाके आप 999 वाला पैकेज आप उठा लीजिए, बहुत शानदार है वो, उसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। गॉट इट। चले आगे देखते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले जो राजधानी और सॉरी महाजनपद और उसकी राजधानियों की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे चलो लिख ही देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। अंग, और इसकी राजधानी क्या है? चंपा। अबे ट्रिक के साथ बताएंगे सबको, कैसे याद रखना। देखो अंग और चंपा, चंपा किसका नाम है? चंपा एक लड़की का नाम है ना। चंपा कौन है? एक लड़की है। चंपा कौन है? एक लड़की है। और चंपा, अब जनरली लड़की क्या करते हैं, अपने जो अंग होते हैं या फिर यूं के अपने जो बॉडी है तो सुंदरता उनको ज्यादा पसंद होती है। मतलब लड़कों का क्या है, ऐसी चिपरा लेगड़ा रेमटा टाइप चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं उनको, है ना। लेकिन लड़कियों को बहुत प्रिय होता है सजना संवरना, यानी कि अपने अंगों पर विशेष ध्यान देते हैं। तो याद रखना, आप कैसे याद रखिएगा, चंपा जो है अपने अंगों पर विशेष ध्यान देती है। ठीक है, तो चंपा और अंग हो गया। अब हम देखते हैं मगध। भैया मगध की राजधानी के लिए ट्रिक मत याद रखना, अगर मगध के लिए राजधानी के लिए भी ट्रिक चाहिए तो फिर आपके एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है ना, अब क्यों नहीं निकलेगा मैं बाद में बता दूंगा। तो मगध की देखो जो पहली प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी? राजगृह थी। क्या थी? राजगृह। इसके अलावा गिरिव्रज भी आपको देखने को मिलता है, इसको भी लिखिएगा, गिरि वज्र। ठीक, और एक है आपका पाटलिपुत्र, एक है आपका पाटलिपुत्र। 3 राजधानियां भाई मगध की। लोकेशन यहाँ पर खैर नहीं भी बताऊंगा तो चलेगा, उधर मैपिंग बता दूंगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं वर्तमान कौन सा है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो भागलपुर जिला है। किसकी बात हो रही है? ये चंपा की बात हो रही है या अंग की बात हो रही है? कहाँ पर है? भागलपुर जिले पे है। अभी यहाँ अगर हम बात कर लेते हैं, है ना, तो ये मेनली पटना के आसपास वाला क्षेत्र है। मॉडर्न पटना है तो पटना के आसपास वाला क्षेत्र ये अपन क्या बोलेंगे, इसको मगध बोलते हैं। अब हम चलते हैं मल्ल की बात करते हैं। याद करो यही मल्ल और वज्जी है, पढ़े थे आपने। दुनिया के क्या थे ये दोनों? गणतंत्र थे, एक मल्ल और एक आपका वज्जी। आइए इनकी कैपिटल्स कैसे याद रखें, मल्ल एंड वज्जी। अब मल्ल का अगर हम यहां पर बात करते हैं तो आपको दो मिले को, मतलब दो कैपिटल्स मिलता है, एक है कुशीनारा और एक पावा। क्या क्या है? कुशीनारा और एक क्या है आपका? पावा। ठीक, आइए इसको कैसे याद रखेंगे, लोकेशन भी देख लेते हैं। कहां पर है लोकेशन? मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द देवरिया बस्ती, गोरखपुर, यानी कि ये भी अगेन कौन सा रीजन है? बिहार वाला रीजन, सॉरी यूपी वाला रीजन है। गोरखपुर है मतलब यूपी वाला रीजन है। अच्छा, अब इसमें सारा चीज समझना, ऊपर दोनों तो पता चल जाएगा आपका। पहला भागलपुर वाला यानी कि आपका हो जाएगा अंग या चंपा, दूसरा मगध वाला ये क्या हो जाएगा आपका? पटना वाला रीजन, तीसरा यहां पर हम चल रहे हैं मल्ल। मल्ल का कहां पे है? गोरखपुर। अब देखो गोरखपुर से कौन है? योगी आदित्यनाथ जनरली जाने जाते हैं। कौन? योगी आदित्यनाथ। और भाई वो थोड़ा मतलब एग्रेसिव प्रवृत्ति के हैं वो। देखो पसंद ना पसंद वो व्यक्तिगत मामला है, उसमें हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। एग्रेसिव नेचर के है वो, और एग्रेसिव नेचर है मतलब उसको कुश्ती बहुत पसंद है। क्या पसंद है उसको? कुश्ती बहुत पसंद है। तो देखो कुशीनारा से क्या याद रखेंगे अपन? कुश्ती। और कुश्ती को ही तो क्या बोलते हैं भाई? मल्ल युद्ध कहा जाता है ना। याद करो महाभारत में इसी का जिक्र है, इसी का वर्णन है। किसका? मल्ल का। याद आ रहा है? महाभारत में इसी मल्ल युद्ध का ही तो वर्णन है, इसी मल्ल का जिक्र है। तो कुश्ती जो लड़ी जा रही है, कुश्ती यानी कि मल्ल, ठीक है, कुश्ती यानी कि मल्ल।
तो ये आपका कहाँ पर है, दोनों मतलब कुशीनारा और ये आपका मल्ल, कुशीनारा इसका कैपिटल, मल्ल जो है ये आपका महाजनपद है, ये आपको मिलेगा गोरखपुर वाले रेंज में जो कि यूपी के पास, ठीक है। दूसरा, पावा को भी याद रखेंगे, कैसे, क्योंकि कई बार ये भी आ सकता है पावा, तो पावा को याद रखने की भाई पाव खा के, पाव समझते हो ना, ये जो लाइक ब्रेड जो रहता है, तो भाई कुश्ती है, पहलवान है, लड़ेगा तो पाव तो खाना पड़ेगा ना उसको, पाव खाएगा तभी तो भाव बढ़ेगा उसका, ठीक है। तो पाव खाता है और ये अपने आप को पावरफुल बनाता है, पाव से या पावर भी आप याद रख सकते हो, पाव तो पाव से पावर, ठीक है। तो जो कुश्ती खेलेगा उसके पास पावर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक। आइए वज्जी की बात करते हैं, व से वज्जी, वैसे वैशाली, हो गया कहानी खत्म। व से वज्जी, व से वैशाली, सिंपल है ट्रिक भाई, देखो ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, लास्ट में फिर से रिकॉग्नाइज करा दूंगा ना, फिर से बता दूंगा। व से वज्जी, व से वैशाली, फिलहाल कहां पर मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको बिहार वाले क्षेत्र में, गंगा नदी के उत्तर में मिलेगा, याद रखना कहां पर मिलेगा, नॉर्थ द रिवर ऑफ द गंगा, गंगा के उत्तर में, यानी कि पटना के ऊपर मिलेगा, जस्ट अभी मैपिंग से भी करेंगे हम लोग, तो पटना के ऊपर ऑब्वियसली, गंगा के आसपास की बात करें, बिहार की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है पटना के ऊपर वाले रीजन में मिलेगा, चंपा बिल्कुल पूर्व में मिलेगा, देन आपका मगध है और उसके जस्ट ऊपर में आपको वज्जी मिलेगा, ठीक है। ओके, फिर हम चलते हैं कौशल की बात करते हैं, ठीक है। कौशल्या नंदन आप सबने पढ़ा है कौशल, तो कौशल का हो जाएगा यहां से दिखना कौशल। अब भैया कौशल की बात कर रहे हो तो मेनली किनका निवास, हमने राम जी का, राम जी के नाम में श्री लगता है इसलिए यहां पर है श्रावस्ती, जहां पर खुद श्री निवास करे, कौन, स्वयं श्री निवास करे, श्री बोले तो श्री राम निवास करे। कौशल से भाई दिमाग में बिठा लेना, कौशल यानी कि श्री राम, और श्री राम नाम में लग रहा है श्री या श्रा, तो जहां पर श्र या श्री ऐसा लगता है वो कौन सा है, वो कौशल का ही होगा। कहां का होगा, कौशल का। अभी का जो फैजाबाद वाला जो रीजन है, ठीक है ना, जिसको आप लोग अयोध्या वाला जो रीजन जानते हैं, बस वही वाला रीजन आपको एक देखने को मिलेगा, फैजाबाद यानी कि अयोध्या वाला जो क्षेत्र है वो कहलाएगा, ठीक है। तो कौशल श्रावस्ती, गॉट इट। ये हो गया 1 2 3 4 5। चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं, अभी फाइनली रिवाइज भी करेंगे ना, फाइनली सबको रिवाइज भी करेंगे। काशी की बात करते हैं भाई, काशी को अगर वाराणसी नहीं पता तो फिर क्या ही बोलूं मैं, फिर तो शिव जी आपसे नाराज हो जाएंगे, है ना। काशी का क्या होगा, वाराणसी, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, काशी का वाराणसी, ठीक है, बनारस जो भी बोलो। तो अभी का जो वाराणसी जो डिस्ट्रिक्ट है जिसको बनारस भी बोलते हैं, ये तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर चलते हैं चेदी, चेदी तो आपने छत्तीसगढ़ में भी पढ़ा है, चेदी, चेदी, तो चेदी में क्या आएगा, शक्तिमती बोलते हैं इसको, शक्तिमती या सुक्तिमती, सुक्तिमती। इसमें कुछ नहीं है, दोनों में ती की मात्रा लास्ट में आ रहा है, देखो यहां पर भी ई की बड़ी की मात्रा, यहां पर भी ई की बड़ी की मात्रा। हालांकि काशी और वाराणसी में भी है, लेकिन काशी वाराणसी के लिए मैंने क्या बताया, ट्रिक की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। क्यों नहीं पड़नी चाहिए, बाई डिफॉल्ट है भाई, सिंपल है, काशी वाराणसी बनारस एक ही है सब, है ना। तो यहां पर आप याद रखिएगा चेदी, और दी की मात्रा है यहाँ पर शुक्तिमती, ठीक है। कहां पर मिलेगा, ये आपका बुंदेलखंड वाला जो रीजन है, तो बुंदेलखंड मतलब कौन सा हो जाएगा भाई, आपका जो एमपी यूपी वाला जो क्षेत्र है, एमपी यूपी वाला जो रीजन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक। झांसी वाला जो रीजन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बुंदेलखंड रीजन। फिर चलते हैं कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है, महाभारत में अपने पढ़ा सुना ही होगा कुरु, और ये हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, कुरु से कौरव, इंद्रप्रस्थ ये पांडवों की राजधानी हुआ करती थी, बट ठीक है। हस्तिनापुर भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा, बट ठीक है, दोनों को आप याद रख सकते हैं। कहां पर मिलेगा, ऑब्वियसली हरियाणा, कुरुक्षेत्र वाला रीजन, जहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, पानीपत वगैरह जो आपको देखने को मिलेगा बस इसी के आगे है। फिर देखते हैं वत्स, वत्स तो आपको थोड़ी देर पहले अभी पढ़ाया था श्रावस्ती और वत्स के बारे में, या यूं कहें कौशल और वत्स के बारे में, याद आ रहा है। चार पावरफुल जो जनपद थे उसमें कौन कौन सा था, एक था आपका मगध, दूसरा कौशल, तीसरा वत्स और चौथा था अवंती। तो कौशल की तो कहानी हो चुकी है, कौशल का संबंध श्रीराम से, श्रीराम का संबंध। अब देखो वत्स को भी याद रखना, वत्स, वत्स किसको बोलते हैं, वत्स हम उन शिष्यों को भी बोलते हैं, है ना, या उन स्टूडेंट्स को भी बोलते हैं जो हमारे छात्र हैं। और उस दौरान लव और कुश ये कौन थे, ये दोनों एक शिष्य भी थे, राम जी के तो खैर नहीं थे, मतलब ठीक है पिता के तो हो ही सकते हैं, लेकिन एक वन में जाकर वो एक वत्स के रूप में, एक शिष्य के रूप में शिक्षा ले रहे थे। तो वन में जा रहे थे तो कौन थे, उसके बेटा कुश थे, तो कुश से याद रख सकते हैं कौशाम्बी, याद रखना, कुश से क्या याद रख सकते हैं, वत्स से याद रखना कौशाम्बी या कौशाम्बी बोलते हैं इसको ना, कुशाम्बी या कौशाम्बी, ठीक है। कहां पर मिलेगा, ये वर्तमान मिर्जापुर वाला जो रीजन है, जहां पर इलाहाबाद वगैरह जो पड़ता है वहां पर अपने को देखने को मिलेगा वत्स। तो बिल्कुल देखो लगा हुआ है ना, ज्यादा दूर नहीं है, फैजाबाद एंड मिर्जापुर मतलब लगभग एक ही स्टेट है, यूपी के अंतर्गत ही आता है।
तो वत्स से कुश को याद रखना, बस लव और कुश याद रखना, तो कुश का कुशाम्बी, ठीक। थोड़े से जो यूनिक है उसको तो थोड़ा देखना पड़ेगा। फिर चलते हैं भैया पांचाल। अब ये भी महाभारत में, मतलब बहुत सारे प्लेसेस आपको ऑलरेडी महाभारत में देखने को मिलेंगे। तो पांचाल, पांचाल नरेश याद आ रहा है ना, कौन आया था पांचाल से? पांचाली यानी कि द्रौपदी। यहाँ पे दो देखने को मिलेंगे बेटा, एक मिलेगा अहिशत्र, क्या मिलेगा? अहिशत्र। और उसके बाद यहां से देखने को मिलेगा आपको काम्पाल्य, क्या मिलेगा? काम्पिल्य या काम्पाल्य, काम्पिल्य या काम्पाल्य, ठीक है। तो दो राजधानियां यहां पर आपको देखने को मिलेगी पांचाल का। क्या क्या मिलेगा पांचाल का? एक मिलेगा अहिशत्र और दूसरा क्या मिलेगा आपको? काम्पिल्य। अहिशत्र को कैसे याद रखना, देखो पांचाल तो यहां पे 5 वर्ड यूज हो रहे हैं और अहिशत्र यहां पर 6 वर्ड यूज हो रहे हैं। मतलब जहां पे न्यूमेरिक, जैसे आप लोग हिंदी में एक समास पढ़ते हो ना, शायद द्विगु समास, मेरे को उतना आइडिया नहीं है ना, मैं फिर से बोल दूं, शायद मुझे पता है द्विगु जहाँ पे संख्या वाला रहता है ना, त्रिभुवन या फिर क्या बोलते हैं त्रिलोचन, ऐसा इस टाइप का कुछ रहता है ना, दशानन, ऐसा आई डोंट नो, शायद ना, एक बार देख लेना भाई। जिसमें एक तो है कि संख्या वाला कुछ आता है समथिंग। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हो ये 5 पांचाल, अहिशत्र 6, तो ये नंबर जहां पर आएंगे बाकी कहीं पर नहीं मिलेंगे। वैसा जहां पर देखा, अच्छा अहिशत्र 6, छत्र 6, पांचाल 5, तो 5 और 6 का कॉम्बिनेशन बन गया, मतलब समझना कि भाई ये इसी की राजधानी होगी। काम्पिल्य और पांचाल देखो दोनों में लगभग सिमिलरिटी है, चाल और यहां पर पल। तो जहां पर भी इस टाइप से चल और पल, शब्दों का ही खेल है और कुछ नहीं है। चल और पल आया मतलब ये भी इसकी क्या है? राजधानी है, ठीक है। चलिए कहां पर है प्रेजेंट? अगर मॉडर्न डे की यहां पर हम बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा, है ना, वेस्टर्न यूपी वाला जो रीजन है, यमुना नदी के तट पर, ठीक है। कहां पर? यमुना। देखो कोसल जनपद भी यहां पर बोल दिया गया है, ठीक है। ठीक, चलिए मतलब अप टू कोसल जनपद, तो कोसल जहां तक था वहां तक, राइट। कोसल से ये बॉर्डर शेयर करेगा। किसकी बात हो रही है? पांचाल की। फिर चलते हैं मत्स्य की बात करते हैं, मत्स्य। अब मत्स्य की राजधानी क्या है भाई? विराटनगर। तो विराट से आप याद रखना, अच्छा इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो महाभारत जिनने देखा होगा ना उनसे तो बहुत आसानी से याद होगा। याद करो, एक विराट का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? विराट का युद्ध, जिसमें अर्जुन ने सभी लोगों को परास्त कर दिया था। सभी को मतलब सभी को। तो वो किसके अंडर हुआ था? तो मत्स्य नरेश के बिहाफ में, मतलब मत्स्य प्रदेश पर आक्रमण करने जाते हैं उन लोग, विराट पे आक्रमण करने जाते हैं और उनके बिहाफ में अर्जुन दूसरे रूप बदल कर आते हैं, मतलब कोई और है ऐसे समथिंग, और शायद निहल्ला या पता नहीं ऐसा समथिंग कुछ, थर्ड जेंडर का छक्के का रूप बदले रहते हैं, एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है। और फिर वो उसका जो बेटा रहता है, उस राजा का बेटा मत्स्य नरेश का, वो उसको भेजता है कि भाई जाओ तुम करके, फिर उस युद्ध में सब जीत जाते हैं। तो जिन्होंने स्टोरी देखी होगी उनको तो वैसे ही पता चलेगा। अच्छा दूसरा तरीका देखो, विराट, भारत का सबसे विराट सबसे बड़ा जो स्टेट है वो कौन है? वो राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। तो मत्स्य यहीं पे मिलेगा, कहाँ पर? राजस्थान में। इसके अलावा जो विष्णु का जो मत्स्य अवतार था ये भी काफी बड़ा था, बहुत बड़ा था ना, उन्हीं ने तो पूरे डूबते हुए दुनिया को संभाला था। तो जो सबसे बड़ा है वही कौन है? मत्स्य है। और मत्स्य मतलब सबसे बड़ा मतलब विराट। और कहाँ पर मिलेगा ये? आपका राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। भरतपुर जयपुर वाला जो रीजन है वहां पर आपको मिलेगा, अलवर भरतपुर और जयपुर रीजन, मतलब ओवरऑल राजस्थान है, ठीक। ज्यादातर तो यूपी बिहार में मिले हैं, बट ये अपने को राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है क्या। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट अगला है सूरसेन की हम बात करते हैं। तो सूरसेन का कैपिटल क्या हो जाएगा आपका? मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या हो जाएगी? सूरसेन। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी हो जाएगी मथुरा। कैसे याद रखेंगे जी? देखो मथुरा किन के लिए फेमस है? कान्हा जी के लिए, है ना। मथुरा वृंदावन ये सब किन के लिए फेमस है? कान्हा जी के लिए। सूरदास किसके लिए फेमस है? कान्हा जी के लिए। कान्हा जी के लिए तो भजन लिखते थे ना, ये दोहे एंड ऑल, सुर सारावली, ठीक है, आपका दोहावली एंड ऑल, ठीक है। तो जितने भी इन्होंने लिखे हैं, दोहावली नहीं पता, बट सुर सारावली इन्हीं की जो स्टोरी थी, या सॉरी इनकी जो रचना थी, किसकी? सूर जी की, सूर सागर, है ना, सूरसेन। तो सूर सागर, सूर सरावली, सूरदास की रचना याद रखेगा, तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं सूरसेन। तो सूरसेन और आपका हो जाएगा ये मथुरा, सूरसेन एंड आपका मथुरा। ये भी कान्हा जी से संबंधित, ये भी कान्हा जी से संबंधित। ऑब्वियसली मथुरा बोले तो आपका यूपी, ठीक। फिर हम चलते हैं अवंती की बात करते हैं। अवंती, तो ये तो बताने के निर्णय है। अवंती यानी कि उज्जैन वाला रीजन। कौन सा? उज्जैन। तो राजधानी में भी दो आप लिख सकते हैं, एक था उज्जैन या उज्जैनी बोला जाता था, इसको क्या बोलते थे? उज्जैनी। और एक हो जाएगा माहिष्मती। माहिष्मती, दिस इज इंपॉर्टेंट भाई, याद रखना है, बाहुबली वाला माहिष्मती ही है। कौन सा वाला है ये? बाहुबली वाला ही माहिष्मती। मतलब जो कंसेप्ट आया था माहिष्मती का,
वो यहीं से इन लोग लेके आए थे। कंसेप्ट जो लाए थे इन लोग ये यहीं से लेकर आए थे, किसका? माहिस्मती का। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अश्मक की बात करते हैं। तो ऑब्वियसली बताने की नीड नहीं, मालवा वाला जो उज्जैन वाला जो रीजन है उसको कवर करेगा। फिर हम चलते हैं अश्मक। अश्मक साउथ में मिलेगा, इसका नाम है पोत्तन या पोतली। पोट्टन है ना, या पोतली, अलग अलग इसको कहा जाता है। ठीक है, पोत्तन या पोतली। ठीक, तो ये नीचे आपको गोदावरी वाला जो रीजन है वहां पर आपको देखने, सॉरी नर्मदा के नीचे है ना, यस गोदावरी वाला जो रीजन है, क्योंकि नर्मदा के नीचे ये गोदावरी वाला, तो ये बीच का जो टेरिटरी है इसको अश्मक कहा गया था, सबसे सदर्न साउथ में स्थित था। फिर हम चलते हैं कंबोज। क्या हो जाएगा? कंबोज। तो कंबोज के भी दो आपको देखने को मिलेंगे, एक है राजपुरा है ना, राजपुरा, और कहीं कहीं हटक करके भी आपको देखने को मिलता है, इसलिए कटक से हटक तक बोलते हैं ना, वो यही है। ठीक है, तो राजपुरा और आपका हटक, मॉडर्न डे क्या हो जाएगा आपका कश्मीर वाला जो रीजन है ना, यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। हिंदू कुश वगैरह एंड ऑल वहां तक आपको देखने को, मतलब काफी लंबा एक्सटेंडेड था। फिर हम चलते हैं गांधार। अब देखो अगेन महाभारत, मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत सारी चीजें आपको डायरेक्टली वहीं से समझ आ जाएंगी। और ये हो जाएगा तक्षशिला, प्राचीन यूनिवर्सिटी तक्षशिला। इन लोगों को ट्रिक नहीं भाई, ये सब मतलब बड़े फेमस नाम है। अश्मक का पोट्टन, पोटली, कंबोज का राजपुरा, हटक, गांधार का, ये सब फेमस नाम है। इन लोगों के लिए ट्रिक मत करना, डायरेक्टली याद रखना इसको। ठीक है, तो जो मेनली अफगानिस्तान वाला जो एरिया है और थोड़ा बहुत पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी ना याद रखना, वेस्टर्न पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसको कवर करता है कौन? ये आपका तक्षशिला वाला रेंज, गांधार वाला रेंज। ठीक है, चलिए, तो मगध के उत्कर्ष के पहले मैं एक बार मैप यहाँ पर दिखा दूं, जितना आपने अभी यहाँ पर पढ़ा हुआ है एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पर हम वापस चलते हैं। ठीक है, अंग, अच्छा चलो मैपिंग से करा दूंगा, मैपिंग पे ही करा दूंगा, वहां पर आपको जल्दी समझ आएगा। ठीक है बेटा, ये इंग्लिश में है और इधर आपका हिंदी में है, आपको जिसमें लिखना है जिसमें देखना है वो ये इधर थोड़ा ज़्यादा हौच पौच है, इसलिए इसमें नहीं कराऊंगा, मैं इधर करा देता हूँ। इसमें केवल महाजनपद और राजधानियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए, अच्छा सबसे पहले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये भी थोड़ा सा पहले बता दूं, उसके बाद हम थोड़ा सा और चलेंगे। ठीक है, इसके बाद पहले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को एक बार डिटेक्ट करा देता हूँ। अस्मक जो है ये सबसे साउथ में है, सबसे दक्षिण में आपको मिलेगा कौन? अश्मक। सबसे ईस्ट में, ईस्ट में ये कौन मिलेगा? अंग। सबसे पूर्व में है ना, ये आप ऐसे बना सकते हैं, सबसे पूर्व में कौन है? अंग है। सबसे उत्तर आपको मिलेगा ये कंबोज। सबसे इधर पश्चिम में आपको गांधार, और सबसे साउथ में इधर अश्मक। ये तो आपको ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भी याद रखने के बाद ये भी आपको पूछा जा सकता है। अच्छा ये मैप भी इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, कई बार क्वेश्चन हिस्ट्री में ही आपको नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे भी क्वेश्चन दिया जाता है, कई बार रिवर्स बेस्ड भी क्वेश्चन दिया जाएगा, इसलिए प्रॉपर मैपिंग दिया है, सबको देखो, गो थ्रू करो और घर जाके आप बनाना है। यहाँ पर मैं वापस ट्रिक से आपको बता देता हूँ। अंग का क्या बताया था तुमको? चंपा बताया था। अंग के लिए क्या बताया था तुमको? चंपा। तो चंपा नाम की लड़की जिसको अपना अंग बहुत पसंद है, तो अपने अंग का बहुत ख्याल रखती है। ठीक है, चलिए, ये सबसे अधर आपको ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, मगध की राजधानी ऑलरेडी बता दिया गया था। मगध की राजधानी क्या थी भाई? मगध की दो दो राजधानियां मिलेंगी, यानी कि पाटलिपुत्र हो जाएगा और राजगृह, और एक गिरिव्रज भी आपको यहाँ पर बताया गया था। ठीक है, चलिए, इसके बाद क्या बताया था? व से वज्जी और व से वैशाली, ये भी बताया था। व से वज्जी और व से वैशाली, ये भी बोला था कि मगध के ऊपर में है। तो मगध, अच्छा ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना कि मगध के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्या क्या थे? खैर साउथ में तो डायरेक्ट साउथ में कोई नहीं है, ये मिलेगा, बट पूर्व में अंग है, उत्तर में वज्जी है और पश्चिम में आपको काशी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलिए, तो काशी की राजधानी क्या बताई गई थी आपको? काशी क्या हो जाएगा आपका? वाराणसी। ये भी बताने की जरूरत नहीं है, काशी की राजधानी क्या है आपकी? वाराणसी। ठीक है, चलिए, इसके अलावा हम चलते हैं, मल्ल की हम बात कर लेते हैं, है ना, मल्ल। तो यहाँ पर देखना बुद्ध का भी यहाँ पे संबंध रहा है। तो मल्ल की राजधानी आप लोगों को बताया गया था, क्या हो जाएगा? कुशी नारा या कुशीनगर, और क्या बताया था आपको? पावा। तो इसका संबंध आपका जैनिज्म एंड बौद्धिज्म दोनों से मिलेगा, तो मल्ल वाला क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा कौशल यहाँ पर दिख रहे हैं, तो कौशल के लिए ये आपका अयोध्या के आसपास वाला रीजन। तो इसके लिए क्या बताया था आपको? कौशल के लिए जो श्री से आएगा, यानी कि श्रावस्ती, क्या आ जाएगा? श्रावस्ती। ठीक,
चले भाई, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, वत्स की बात करते हैं। तो वत्स यहाँ पर दिख रहा है, ये रहा वत्स। तो वत्स के लिए क्या चलेंगे हम लोग, बताया था कौशाम्बी। वत्स के लिए क्या बता, जो लिखा है उसको नहीं लिख रहा हूँ ना, नेसेसरी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। वत्स के लिए क्या बताया था, कौशाम्बी। वत्स यानी कि वत्स से याद रखना पुत्र, पुत्र यानी कि कुश, इससे आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पर चलते हैं, ये आपका जो बुंदेलखंड वाला जो रीजन है ये रहा। चेदी की हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो चेदी के लिए क्या बताया गया था, शुक्तिमती। क्या बताया गया था, शुक्तिमती। और दोनों में ई और ई आ रहा है लास्ट में, आप ऐसे याद रखना। अवंती उज्जैन या उज्जैनी, ये भी हो चुका था, ये देख लिया था आपने। मत्स्य विराट नगर, ये लिख लो, लिखा नहीं है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, विराट नगर, ठीक है। चलिए, मथुरा का सूरसेन, ये तो ऑलरेडी बता दिया गया है। मथुरा का आपका सूरसेन, ठीक है। इसके अलावा कुरु का हस्तिनापुर, ये भी बता दिया गया, सॉरी इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर भी था बट इंद्रप्रस्थ इज मेन, है ना, ये याद रखना, ठीक। ये ऐसा पेयर बनाया हो वैसे याद रखना, क्योंकि इसमें हो सकता है आपको कंफ्यूज होगा, इसलिए कंफ्यूज होगा, अलग अलग है, कौन किधर है समझ नहीं आएगा ना। तो मथुरा सूर को कैसे, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, आपको हमेशा याद रखना है मथुरा का संबंध, सूरदास का संबंध कृष्ण जी से, कान्हा जी से, तो दैट इज वाई ये मथुरा सूरसेन। हस्तिनापुर आपका इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र वाला, सॉरी कुरु का आपका हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ, है ना। पांचाल का भी आपको बताया गया था, याद करो, पांचाल, इसके दो आपको बताए गए थे, ये रहा पांचाल, है ना, ये रहा पांचाल। इसका क्या क्या बताया था, एक अहिशत्र, अहिशत्र, और एक था काम्पिल्य। क्या था, काम्पिल्य, ठीक। अहिशत्र एंड काम्पिल्य, ठीक। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं तक्षशिला। तो गांधार ये तो पता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कंबोज का आपको बताया गया था राजपुर या हटक, राजपुर या फिर हटक। और सबसे लास्ट में दक्षिण अश्मक, इसका तोसल या पोतन, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से ये महाजनपद आपने देखे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई देखो, हमको नहीं पता ना कि यहाँ से, जैसे 10 एग्जाम में भी अगर दो में क्वेश्चन आता है, 10 आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें अगर 2 में भी ये क्वेश्चन आता है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब कब आ जाए, कैसे हो जाए, और कब कहाँ से आपकी किस्मत ही है भाई, किस्मत ही है। आपने महाजनपद आपने किया, आपके में नहीं आया, अगले ने महाजनपद किया, उसके में आ गया, उसका सिलेक्शन हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट लक, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें लक पे होती है, इसलिए लक के भरोसे ना रहे, लक को अपने भरोसे रखें और पूरा रट डालें, पूरा खत्म कर डालें, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये किसके बारे में देखा आपने, ये आपने देखा महाजनपदों के बारे में। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा पार्ट है, वो मगध साम्राज्य है। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि मगध साम्राज्य का जो उदय है वो कैसे हुआ, मगध कैसे मेन हमारे बड़े शासन के रूप में आया। इसमें हम देखेंगे ये सारी चीज़ें कि कौन कौन से जो टूल्स है, हथियार है, जो यहाँ पे राजाओं ने, विशेष रूप से जो यहाँ का जो शासक था अजातशत्रु, उन्होंने यूज़ किया है ना, जो कि बाहुबली मूवीज़ में भी दिखाया गया है। ये तमाम चीज़ें जो हैं हम आने वाले लेक्चर में, यानी कि इस लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो यदि ये अच्छा लगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, शिशुनाग एंड ऑल, ठीक है। तो यदि ये चीज़ आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े हमारे साथ, किसके साथ, अद्वैत एजुकेशन के साथ। और यदि अभी तक आपने एक जो कोर्स है परचेस नहीं किया है तो डेफिनेटली जाएं, आपको लिंक दिया गया है, सारा चीज़ दिया गया है, डोंट वेट फॉर दैट। और मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक आप परचेस कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।